26.1 प्रस्तावना। नारीवाद शब्द के उदय के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। इस संबंध में अनेक मत हैं, लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि काल्पनिक समाजवादी चार्ल्स फोरियर ने 19 शताब्दी में इस शब्द का पहली बार उपयोग महिलाओं के लिए समान अधिकार का उल्लेख करने के लिए किया। पश्चिमी में प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में महिलाओं का एक पृथक हित गुट के रूप में उदय अंशतः इसलिए हुआ क्योंकि इस वक्त तक यह स्पष्ट हो गया था कि 17वीं तथा 18वीं शताब्दी की पूंजीवादी लोकतंत्रीय क्रांतियों द्वारा दिए गए समानता के वचन से महिलाओं को अलग रखा गया था, और अंशतः इसलिए कि औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप महिलाओं की सार्वजनिक रोजगारों में उपस्थिति काफी बढ़ गई थी। महिलाओं का प्रश्न इसी समय उदित हुआ। यह इस कारण से भी हुआ कि प्रबोधन एनलाइटनमेंट विचारों के परिणामों से महिलाओं को दूर रखा गया था। विश्व के अन्य हिस्सों में सार्वजनिक क्षेत्र में इस प्रश्न का जन्म साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलनों तथा सामंतीय दमन के विरुद्ध संघों के संदर्भ में हुआ। इस तरह से उत्तर औपनिवेशिक समाजों में नारीवादी हस्तक्षेप को परंपराओं के पुराने दमन तथा उपनिवेशवाद के नए दमन से जूझना पड़ा। नारीवादी सिद्धांत और राजनीति में जोरदार आंतरिक वाद विवाद चल रहे हैं, और यह आमतौर पर माना जाता है कि अब एकमात्र नारीवाद की बजाय हमें नारीवादों अर्थात बहुवचन में बात करनी होगी। फिर भी सभी नारीवाद यह मानते हैं कि समाज में महिलाओं की निम्न श्रेणी है, और इस सोपान का आधार लिंग है। इस सोपान को स्त्री तथा पुरुष के मध्य प्राकृतिक विभेदों के आधार पर न्यायोचित समझा जाता है, लेकिन नारीवादी यह मानते हैं कि वास्तव में यह सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक शक्ति संरचनाओं पर आधारित है, जिसका दोनों यौनों के बीच जीव वैज्ञानिक संबंधों से कोई लेना देना नहीं है। 26.2 नारीवाद के प्रकार। 26.2 नारीवाद के प्रकार। विश्व के विभिन्न हिस्सों में एक शताब्दी से अधिक के नारीवादी विचार तथा राजनीति ने एक समृद्ध साहित्य का सृजन किया है। नारीवादी विचार के परंपरागत परीक्षण ने उसे 3 भागों में बांटा है: उदार समाजवादी तथा आमूल नारीवाद, रैडिकल फेमिनिज्म। उदार नारीवाद को उदारवादी राज्य की रूपरेखा के अंतर्गत समझा जाता है। इसमें समानता, स्वतंत्रता तथा न्याय को उदारवादी दर्शन के संदर्भ में उनका सिद्धांतीकरण करते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि ये अवधारणाएं तब तक अपर्याप्त हैं जब तक कि लैंगिक आयाम को शामिल नहीं किया जाता। समाजवादी नारीवाद नारी दमन को वर्ग समाज के साथ जोड़ते हैं। वे परीक्षण के मार्क्सवादी वर्गीकरण का सहारा लेते हुए इस बात की भी आलोचना करते हैं कि मार्क्सवादी सिद्धांत में लैंगिक अंधपन है। आमूल नारीवाद पितृतंत्र का पुरुष के आधिपत्य की एक व्यवस्था के रूप में सिद्धांतीकरण करते हैं, जो कि आधिपत्य की अन्य प्रणालियों से स्वतंत्र तथा पहले हैं। अर्थात आमूल नारीवाद में शोषण तथा दमन के सभी स्वरूप एक रूप में यौन पर आधारित दमन से बनते हैं, चूंकि ऐतिहासिक तौर पर वह दमन का सबसे प्राचीन स्वरूप है। लेकिन यह रूपरेखा नारीवाद में वाद विवादों की जटिलता को पकड़ नहीं पाती। हाँ, इससे हम नारीवादी सिद्धांत के एक उपयोगी प्रवेश बिंदु के रूप में देख सकते हैं। यहाँ यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि इन विभेदों को पूर्ण तौर से पृथक भी नहीं किया जा सकता। इस इकाई में हम नारीवादी विचार के प्रमुख मुद्दों को 3 विशिष्ट विनयों के परीक्षण द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। ये विनय है: क पितृतंत्र, ख यौनलिंग विभेद तथा ग सार्वजनिक निजी विभाजन डिकोटोमी। 26.3 पितृतंत्र। पितृतंत्र शब्द नारीवादी विश्लेषण के केंद्र में है, और इसका अर्थ पूर्वाधिपत्य की मेहराब प्रणाली से है। 3.1 केट मिल्लेट के विचार। केट मिल्लेट 1970 के दशक में पितृतंत्र शब्द का उपयोग करने वाले प्रारंभिक आमूल नारीवादियों में से हैं। इन्होंने समाजशास्त्री मैक्स वेबर की आधिपत्य की अवधारणा को विकसित करते हुए यह दलील की कि संपूर्ण इतिहास में दोनों यौनों के बीच आधिपत्य तथा अधीनस्थ के संबंध रहे हैं, जिसमें पुरुष ने अपने आधिपत्य का प्रयोग 2 स्वरूपों में किया है: सामाजिक सत्ता और आर्थिक सत्ता द्वारा। यहाँ पितृतंत्र पर एक व्यवस्था के रूप में जोर है, जिसके द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि स्त्री के ऊपर पुरुष की शक्ति कोई व्यक्तिगत घटनाचक्र नहीं है, बल्कि वह तो एक संरचना का भाग है। 3.2 गैडा लरन के विचार। गेडा लसनर एक इतिहासकार है, और उन्होंने पितृतंत्र को इस तरह से परिभाषित किया है: परिवार में नारियों तथा बच्चों पर पूर्ण आधिपत्य की अभिव्यक्ति तथा उसका संस्थाकरण, और समाज में आमतौर पर नारियों पर पूर्ण आधिपत्य का विस्तृतीकरण। इसका अर्थ है कि पुरुष समाज में सभी महत्वपूर्ण संस्थाओं में शक्ति संभालते हैं तथा नारियों को इस शक्ति की पहुंच से वंचित रखा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्तिगत पुरुष हमेशा आधिपत्य तथा प्रत्येक व्यक्तिगत नारी हमेशा अधीनस्थ की स्थिति में होती है। इसका यह अर्थ आवश्यक है कि पितृतंत्र के अंतर्गत एक विचारधारा है जो यह कहती है कि पुरुष नारी से उत्कृष्ट है, नारी पुरुष की संपत्ति है तथा नारी को पुरुष के नियंत्रण में रहना चाहिए। 3.3 नारी की यौनता पर नियंत्रण तथा श्रम शक्ति। एक पत्नीत विवाह की संस्था, जिसे बड़ी कठोरता से स्थापित कहा जाता है, के माध्यम से पितृतंत्र में नारी की यौनता सेक्सुअलिटी पर नियंत्रण के अलावा नारी की श्रम शक्ति पर भी पुरुष का नियंत्रण होता है। परिवार के भीतर व बाहर नारी की उत्पादन क्षमता पर पुरुष का नियंत्रण होता है, जो कि यह निर्णय करेगा कि नारी घर से बाहर काम करे अथवा नहीं। नारी की इस यौनता तथा श्रम पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए उन्हें उत्पादक संसाधनों की पहुंच तथा स्वामित्व से वंचित रखा जाता है, जिससे वे पुरुष पर संपूर्ण तौर पर निर्भर हो जाती है। फिर उनकी चलनशीलता उन नियमों तथा आदर्शी के माध्यम से सीमित होती है जो कि उन्हें कठोर रूप से परिमाणित स्थानों तक केंद्र रखते हैं। 3.4 विभिन्न स्वरूप। 3.4 विभिन्न स्वरूप। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों तथा विभिन्न ऐतिहासिक कालों में पितृतंत्र विभिन्न स्वरूप लिए रहता है। उदाहरणार्थ, इतिहासकार उमा चक्रवर्ती ने यह उल्लेख किया है कि जनजाति की नारियों में तथा उच्च वर्गीकृत जातीय समाज की नारियों में पितृतंत्र का अनुभव अलग अलग है। यह आज वैसा नहीं है जैसा कि 19वीं शताब्दी में था, और भारत में वैसा नहीं है जैसा कि पश्चिम के औद्योगिकृत समाज में है। इसलिए इसी तरलता का उल्लेख करने के लिए नारीवादी विद्वान पितृतंत्रों शब्द का प्रयोग करना उपयोगी मानते हैं। इस उपागम का प्रयोग करके पितृतंत्री संरचनाओं के वर्ग, जाति, नस्ल, राटू तथा धर्म जैसे अन्य संस्थाओं के साथ संबंध दृढ़ीकृत होते हैं। उदाहरणार्थ, सामाजिक नारीवादी जिला आइसेंस्टीन पूंजीवादी पितृतंत्र शब्द का उल्लेख पूंजीवादी वर्ग संरचना तथा सोपानिक यौन संरचना के बीच परस्पर प्रबलकारी द्वंद्वात्मक संबंधों पर जोर देने के लिए करते हैं। उमा चक्रवर्ती ने एक और शब्द ब्राह्मणिक पितृतंत्र का प्रयोग किया है, जिसका प्रयोग वे जाति तथा लिंग दमन के प्रतिषेधन की और ध्यान आकर्षित करने के लिए करती है। 26.4 यौन लिंग भेद। 4.1 यौन
प्रकृति से तथा लिंग संस्कृति से संबंधित है। नारीवादी सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण योगदान यौन सेक्स तथा लिंग जेंडर के बीच विभेद करना है। यौन पुरुष और नारी के बीच जीव विज्ञानीय विभेद है और लिंग उस मौलिक विभेद के साथ जुड़े अनेक सांस्कृतिक अर्थों को विस्तृत क्षेत्र को इंगित करता है। नारीवाद के लिए यह विभेद करना महत्वपूर्ण है। नारियों के अधीनस्थ स्थिति को मौलिक तौर पर पुरुष व नारी के जीव विज्ञानीय विभेदों के आधारों पर न्यायोचित ठहराया जाता है। इस तरह का जीव विज्ञानीय निश्चयवाद सदियों से नारी दमन के वैध उपकरणों में से सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए जीव विज्ञानीय निश्चयवाद को चुनौती देना नारीवादी राजनीति के लिए अत्यंत आवश्यक है। 4.2 पुरुषत्व, नारीत्व और सांस्कृतिक विभेद। नारीवादी मानवविज्ञानी जिनमें मार्गरेट मीड सबसे प्रसिद्ध हैं, उन्होंने यह प्रदर्शित किया है कि पुरुष तथा नारीत्व की समझ विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग है। दूसरे शब्दों में, न केवल विभिन्न समाज कुछ विशेषताओं की पहचान पुरुषत्व के रूप में तथा कुछ की पहचान नारीत्व के रूप में करते हैं, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों के बीच इन विशेषताओं में समानता नहीं है। आठ नारीवादी यह दलील देते हैं कि पुरुषत्व व नारीत्व के साथ जुड़े गुणों के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है, बल्कि यह तो शिशुपालन के व्यवहार है, जो कि यौनों के बीच कुछ विभेद को स्थापित एवं सनातन करते हैं, अर्थात बचपन से ही लड़के एवं लड़कियों को समुचित लैंगिक विशिष्ट स्वरूप के व्यवहार, खेल, कपड़ों आदि में प्रशिक्षित किया जाता है। यह प्रशिक्षण निरंतर और अधिकांश समय सूक्ष्म होता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उसमें अनुरूपता लाने के लिए सजाएं भी निहित हैं। इसीलिए नारीवादियों की यह दलील है कि यौन विशिष्ट गुणों, उदाहरणार्थ पुरुषत्व में वीरता एवं विश्वास और नारीत्व में संवेदनशीलता व शर्मिलापन तथा समाज द्वारा दिए जाने वाले उनको मूल्य, ये उन संस्थाओं तथा विश्वासों के परिणाम है जो कि लड़का व लड़की का मिन्न रूप से समाजीकरण करते हैं। जैसा कि सीमो द बोवर कहती है कि नारी जन्म से नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त समाज आमतौर पर पुरुषत्व गुणों को नारीत्व गुणी से श्रेष्ठ मानते हैं और इसी के साथ साथ पुरुष और नारी जो कि इन गुणों के अनुरूप नहीं रहते, उन्हें समुचित व्यवहार के लिए निरंतर अनुशासित किया जाता है। इसलिए श्रम के यौन विभाजन में कोई प्राकृतिकता नहीं है। इस तथ्य का तात्पर्य है कि पुरुष और नारी परिवार के भीतर व बाहर जो अलग प्रकार के कार्य करते हैं, उनका जीव विज्ञान से कोई संबंध नहीं है। गर्भवती होने की प्रक्रिया ही जीव विज्ञानीय है तथा वे सभी कार्य जैसे खाना बनाना, सफाई करना व बच्चों की देखभाल करना आदि, दूसरे शब्दों में कार्यों का समग्र क्षेत्र, जिसे हम आंतरिक कहेंगे, जिन्हें नारियों को करने पड़ते हैं, पुरुष द्वारा भी समान रूप से किए जा सकते हैं, लेकिन वे कार्य केवल नारियों के कार्य माने जाते हैं। 4.3 श्रम तथा कार्यस्थान का यौन विभाजन। 4.3 श्रम तथा कार्यस्थान का यौन विभाजन। श्रम का कौन विभाजन केवल घर तक सीमित नहीं है, यह सार्वजनिक क्षेत्र में भी वैतनिक कार्य पर भी लागू होता है और फिर से इसका यौन जीव विज्ञान से कोई संबंध नहीं है। हाँ, इसका पूरा संबंध लिंग संस्कृति के साथ है। कुछ कार्य नारियों के कार्य माने जाते हैं और अन्य पुरुषों के। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि नारी जो भी काम करती है उसको उनको लिए कम वेतन मिलता है और उनके कार्य का मूल्य भी कम आंका जाता है। उदाहरण के लिए नर्सिंग तथा अध्यापन विशेष रूप में निम्न श्रेणियों में को मुख्य तौर पर नारी व्यवसाय माना जाता है और अपेक्षाकृत उन्हें अन्य सफेदपोशी व्यवसायों से जिन्हें की मध्यम वर्ग करता है, कम वेतन मिलता है। नारीवादी यह बताते हैं कि अध्यापन तथा नर्सिंग का नारीकरण इसलिए होता है क्योंकि ये कार्य नारी द्वारा घर में किए जाने वाले पालन पोषण के कार्य के विस्तार के रूप में देखे जाते हैं। 4.4 श्रम के यौन विभाजन के पीछे विचारधारात्मक कल्पनाएं। सच्चाई तो यह है कि श्रम के यौन विभाजन के पीछे कोई प्राकृतिक जीव विज्ञानीय विभेद नहीं है, बल्कि उनके पीछे कुछ विचारधारात्मक कल्पनाएं हैं। एक तरफ तो नारियों को शारीरिक रूप से कमजोर और इसीलिए भारी शारीरिक श्रम के अयोग्य माना जाता है और दूसरी ओर वे घर के भीतर और बाहर के सबसे भारी काम जैसे पानी तथा जलाओ, लकड़ी को लादना, अनाज पीसना, धान रोपण करना, खदान व निर्माण कार्य में भारी बोझा बोना करती हैं। लेकिन जब उसी शारीरिक कार्य का मशीनीकरण हो जाता है जो कि उस कार्य को हल्का और बेहतर वेतन देने वाला बना देता है, तो पुरुष को मशीन का उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाता है और महिलाएं बाहर कर दी जाती हैं। यह न केवल कारखानों में होता है बल्कि समुदाय के भीतर पारंपरिक रूप से नारियों द्वारा किए गए कार्यों के साथ भी होता है। उदाहरण के लिए जब हाथ से चलने वाली चक्की का स्थान बिजली चलित चक्कियों ने लिया था, मछली पकड़ने के मशीन निर्मित नायलॉन के जालों ने परंपरागत तौर पर नारियों द्वारा हाथ से बनाने वाले जालों का स्थान ले लिया, तब भी पुरुषों को इन कार्यों को करने के लिए प्रशिक्षित किया गया और नारियों को और भी कम वेतन वाले तथा अधिक परिश्रमी शारीरिक कार्य सौंप दिए गए। दूसरे शब्दों में, नारियों की वर्तमान अधीनस्थ स्थिति का कारण अपरिवर्तनीय जीव विज्ञानीय विभेद नहीं है, बल्कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्य, विचारधाराएं तथा संस्थाएं हैं जो कि नारी के लिए भौतिक तथा विचारधारात्मक अधीनस्था सुनिश्चित करते हैं। इस तरह से नारीवादी बौन विभेदी कार्य, श्रम के यौन विभाजन के प्रश्न और अधिक मौलिक रूप में यौनता तथा पुनर्जनन जैसे प्रश्नों को जीव विज्ञान के क्षेत्र से बाहर निकालना चाहते हैं, जिन्हें प्राकृतिक तथा अपरिवर्तनीय माना जाता है। नारीवादी इनका राजनीतिक के क्षेत्र में पुनः स्थान निर्धारित करना चाहते हैं, जिसका अर्थ है कि वे परिवर्तित हो सकते हैं और उन्हें ऐसा होना होगा। 26.5 नारीवादी सिद्धांत में यौन लिंग अंतर। 26.5 नारीवादी सिद्धांत में यौन लिंग अंतर। पिछले वनों में नारीवादियों द्वारा यौन तथा लिंग के बीच विभेद को और भी अधिक जटिल बना दिया गया है। वैसे तो इस भेद को आमतौर पर सभी नारीवादी स्वीकार करते हैं, लेकिन यौन प्रकृति से तथा लिंग संस्कृति से संबंधित है कि प्रारंभिक समझ पर काफी परिवर्तन आया है। मुख्य तौर पर हम 12 तरीके पाते हैं जिसमें कि यौन लिंग विभेद को नारीवादी सिद्धांत के आगे विकसित किया गया। 5.1 एलिसान जैगर जैसे विद्वानों के विचार। एलिसान जैगर जैसे विद्वान यह तर्क देते हैं कि यौन तथा लिंग द्वंद्वात्मक ढंग से जुड़े हैं तथा अपरिवर्तनीय है और प्रारंभिक नारीवादियों द्वारा स्थापित दोनों के मध्य अवधारणा संबंधित विमेव एक बिंदु के आगे टिके नहीं रह सकते। इस समझ में मानव जीव विज्ञान की रचना मानव शरीर, भौतिक पर्यावरण तथा प्रौद्योगिकी तथा समाज के विकास की स्थिति की जटिल पारस्परिक क्रिया से होती है। हाथ, जैसा कि जैगर कहते हैं, हाथ श्रम का उसी प्रकार से उत्पाद है जैसे कि श्रम के उपकरण। इसका अर्थ यहाँ यह है कि दो प्रक्रियाएं चलती हैं। मानवीय हस्तक्षेप बाहरी वातावरण को बदल देता है और साथ ही बाहरी वातावरण में परिवर्तन मानव शरीर को बनाता और उसमें परिवर्तन करता है। यह दो अर्थों में सही है।
पहला, एक दीर्घकालीन सहस्त्राब्दी तक के विकासकारी अर्थ में अर्थात भूगोल के विभिन्न भागों में मानव शरीर का विकास भोजन, वातावरण तथा संपन्न किए कार्यों की प्रकृति के अंतरों के कारण अलग अलग हुआ है। दूसरा, प्रक्रिया एक लघु समय के अर्थ में एक जीवन काल में होती है। अब यह मान लिया गया है कि स्नायु विज्ञान तथा हार्मोनिक संतुलन, बेचैनी, शारीरिक श्रम तथा सामाजिक परस्पर क्रिया का स्तर एवं प्रकार जैसे सामाजिक तत्वों से प्रभावित होते हैं। उसी प्रकार से सामाजिक परस्पर क्रिया लोगों के स्नायु विज्ञान तथा हार्मोनिक संतुलनों से प्रभावित होती है। उदाहरणार्थ, शरीर में कोई रासायनिक परिवर्तन से बेचैनी के लक्षण हो सकते हैं, जिसका इलाज दवाइयों से हो सकता है। लेकिन फिर समान रूप से अधिक बेचैनी के स्तर शरीर में उच्च रासायनिक असंतुलन का कारण हो सकते हैं और शरीर के संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए उन दशाओं को बदलना आवश्यक हो सकता है जिनमें वह शरीर रहता है। जब हम इस समझ को कि जीव विज्ञान तथा संस्कृति परस्पर संबंधित है, यौन लिंग विभेद पर लागू करते हैं, तो इसका आशय यह है कि नारी का शरीर सामाजिक प्रतिबंधों तथा सुंदरता के नियमों के अनुसार आकृति में आया है। इसका अर्थ यह हुआ कि शरीर की रचना संस्कृति से उतनी ही हुई है जितनी की प्रकृति से। उदाहरणार्थ, पिछले 2 दशकों में महिलाओं की क्रिया प्रतियोगिताओं में तीव्र सुधार यह इशारा करते हैं कि सामाजिक नियमों ने जीव विज्ञान को आकार दिया है तथा नारियों के शारीरिक विकास पर प्रतिबंध लगाया है। नारीवादी मानववैज्ञानिकों ने यह उल्लेख किया है कि कुछ जातीय समूहों में नारी तथा पुरुष में शारीरिक विभेद बहुत घोड़े हैं। संक्षेप में हमें यह विचार करना होगा कि 2 समान रूप से शक्तिशाली तत्व कार्य कर रहे हैं। एक तो समाज में ऐसी परस्पर संबंधित पद्धतियों का क्षेत्र है जिसमें समाज यौन असमानताओं को जन्म देता है और दूसरा यौन असमानताएं समाज की एक विशिष्ट पद्धति से संरचना करती है। 5.2 आमूल नारीवादी। यौन लिंग के संबंध में एक दूसरे प्रकार का पुनर्विचार आमूल नारीवादियों की ओर से आया है, जो कि यह तर्क देता है कि नारीवादियों को जीव विज्ञानी यौन विभेदों का अल्प मूल्यांकन नहीं करना चाहिए और सभी विभेदों को संस्कृति से जोड़ना ठीक नहीं होगा। ऐसा करने पर वह स्वीकारना होगा कि पूर्व सभ्यता ने नारियों की पुनर्जनन भूमिका का विमूल्यन किया। यह उदारवादी नारीवाद समझ की एक आलोचना है कि एक आदर्श संसार में पुरुष तथा नारी न्यूनाधिक समान होंगे। आमूल नारीवादी दूसरी ओर यह दावा करते हैं कि पितृतंबी सामाजिक मूल्यों ने नारीत्य गुणों को मलिन किया है और यह नारीवादियों का कार्य है कि वे इन गुणों को फिर से वापस लाएं और पुरुष तथा स्त्री के बीच अंतर मूल्यवान है। बॉन्ड लिंग के विभेद के संबंध में आमूल नारीवादी स्थिति यह है कि पुरुष तथा नारी के बीच कुछ विभेद दोनों के भिन्न जीव विज्ञानीय भूमिकाओं के फलस्वरूप उदय होते हैं और इसीलिए नारी अधिक संवेदनशील, सहज तथा प्रकृति के निकट होती है। उदाहरण के लिए सूसन ग्रीफिन तथा एंड्रिया डवॉर्किन यह विश्वास करते हैं कि नारी के पुनर्जनन जीव विज्ञान गर्भवहन की प्रक्रिया तथा मां बनने का अनुभव मौलिक तौर पर उनके बाहरी दुनिया से संबंध को प्रभावित करते हैं। इसीलिए इस समझ में नारी प्रकृति के निकट है और प्रकृति के उत्पादन शक्ति, पौराण तथा सहजता वो गुणों में सहगामी होती है। इन गुणों को पितृतंत्री समाज ने नकारा है, लेकिन नारीवादियों को स्वीकारना तथा पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। वंदना शिया जैसी पर्यावरण नारीवादी भी इसी समझ को मानती हैं। उनकी दलील है कि नारीवादी विश्व दृष्टिकोण प्रकृति का अधिक आदर करता है और यह मानता है कि नारी पर्यावरणीय संपोषित विकास, इकोलॉजिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट व्यवहारों के अधिक अनुकूल है। कैरोल गिल्लिगन की पुस्तक इन ए डिफरेंट वॉइस इस दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण वो दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए वह दलील देती हैं कि चूंकि के यौन विभाजन के कारण से बचपन में नारी मां प्राथमिक सेवा सुतमा करती है, इसीलिए वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरुष और स्त्री वयस्कत्व पाते हैं अलग अलग है। लड़के वयस्क मी से अपने आप को अलग करने की सीख के साथ है, जबकि लड़कियों मौ से अपनी पहचान बनाते हुए वयस्क बनती हैं। इसका अर्थ है कि एक यौन विभेदीकृत समाज में जबकि सभी शिशु मां से अपनी पहचान करते हैं, धीरे धीरे लड़के यह सीखते हैं कि वे मां से अलग हैं, जबकि लड़कियों यह सीखती हैं कि वे मो के समान हैं। गिल्लिगन के अनुसार इसका परिणाम यह होता है कि नारी का विश्व से उलझने का आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव तरीका होता है, जबकि पुरुष अधिक वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होता है। नारी अन्यों से जुड़ती है, जबकि पुरुष स्वयं को पृथक करना सीखते हैं। यह उदाहरण के लिए पुरुष तथा नारी मैत्रियों में विभेद को स्पष्ट करता है। गिल्लिगन की रचना में केंद्र स्थान विभेद की उन रीतियों को दिया गया है जिनसे पुरुष तथा नारी नैतिक निर्णय लेते हैं और वे इस निकन पर पहुंचते हैं कि नारियों सही व मिथ्या के आदर्श बोध से कम और अन्य कारणों जैसे सहानुभूमि, चिंता तथा दूसरे की दुखद स्थिति के प्रति संवेदनशीलता से अधिक प्रभावित होती है। इसको विपरीत पुरुष नैतिक निर्णय भले रूप से स्वीकृत विचारों के आधारों यह लेते हैं कि समाज किसे सही और गलत मानता है। इस तरह से गिल्लिगन यह निकल निकालती हैं कि पश्चिम के नैतिक दर्शन की प्रमुख श्रेणियों बौद्धिकता, स्वायत्तता तथा न्याय मनुष्य के विश्व के अनुभव से निकली हैं और उसका प्रतिबिंब है। यहाँ नारी का अनुभव दिखाई नहीं देता। इसीलिए विभेद को अस्वीकारने का अर्थ पितृतंत्र के व्यर्थ के रूप में नारीत्व को नकारने को स्वीकार करना होगा। इस संदर्भ में यह जानना दिलचस्पपूर्ण होगा कि कुछ विद्वान यह मानते हैं कि पुरुषत्व तथा नारीत्व के कठोर विध्रुवीय प्रतिमान और नारीत्व के अवमूल्यन केवल आधुनिक पश्चिमी सभ्यता की विशेषताएं हैं। भारत की आधुनिक पूर्व संस्कृतियों में अनेक प्रकार की पहचानों के लिए अधिकाधिक जगह थी। उदाहरण के लिए हिजड़ों का भारतीय समाज में सामाजिक तौर पर स्वीकृत रुतबा था, जो कि उन्होंने समकालीन समय में खो दिया। फिर से सूफी तथा भक्ति परंपराओं ने द्विलिंग के विचारों को अपनाया और दो यौन प्रतिमान का प्रायः नकारा। उदाहरण 12वीं शताब्दी के कन्नड़ भाषा के शायद कची बासवाना की इस कविता को देखिए। यहाँ देखो प्रिय साथी में पुरुष वो ये कपड़े सिर्फ तुम्हारे लिए पहनता हूँ, कभी मैं पुरुष हूँ, कमी में स्त्री हूँ। एक अन्य शिवभक्त देवारा दासीमया 2 शताब्दी पूर्व लिख गए थे, यदि वे वक्ष और बड़े बाल आते देखते हैं तो उसे वे नारी कहते हैं, यदि दाढ़ी व मूंछ तो उसे वे पुरुष कहते हैं। लेकिन देखो स्व सेल्फ को जो कि मध्य में मदराती है, वह न तो पुरुष है न नारी। आशीन नंदी ने एक विचारोत्तेजक दलील यह दी है कि औपनिवेशिक पूर्व भारतीय सभ्यताएं नारीत्व को अधिकाधिक मूल्य प्रदान करती थीं। यह तो उपनिवेशवाद के आने के फलस्वरूप पुरुषत्व का पश्चिमी मूल्य निर्धारण आदर्श बन गया। राटूवादियों ने भी इसी समझ को आगे बढ़ाया और भारतीय संस्कृति के स्त्रीत्व होने के तानों का प्रतिरोध करते हुए उनके औपनिवेशिक मालिकों की तरह उनके पुरुषत्व का दावा किया। क्रांतिकारियों की विचारधारा उदाहरण के लिए अत्यधिक पौरुपूर्ण थी। नंदी के अनुसार गांधी बेजोड़ थे, जिन्होंने उपनिवेशवाद से प्रतिरोध के लिए पुरुषत्व की बजाय नारीत्व के गुणों पर केंद्रित होने की कोशिश की। उन्होंने आक्रमण तथा हिंसा के खिलाफ आध्यात्मिक व नैतिक साहस पर जोर दिया। पांच दशमलव तीन उत्तराधुनिकवादी दृष्टिकोण।
एक और वर्तमान दृष्टिकोण आमूल नारीवादियों से विपरीत दृष्टिकोण को लेता है। जबकि आमूल नारीवादियों का यह तर्क था कि यौन लिंग विभेदीकरण यौन अंतरों का अल्प मूल्यांकन करता है, उत्तराधुनिक नारीवादी यह मानते हैं कि वह तो जीव विज्ञानीय शरीर पर जरूरत से ज्यादा जोर देता है। उदाहरण के लिए जूडिथ बटर ने यह दलील दी कि यदि लिंग सांस्कृतिक अर्थों में है, जो कि यौनिक सेक्स शरीर धारण करता है, तो लिंग किसी भी स्थिति में यौन से निकलता प्रतीत नहीं होता। उनका कहना है कि लिंग पहले से दिए बोन के अर्थ का कोई सांस्कृतिक शिलालेख नहीं है, बल्कि विचारों की एक रीति तथा अवधारणा के रूप में लिंग जीव विज्ञानीय यौन की श्रेणी का उत्पादन करता है। इस समझ में यौन लिंग से पूर्ववर्ती नहीं होता, बल्कि लिंग यौन का पूर्ववर्ती होता है। इस प्रकार से बटलर यौनिक शरीरों तथा सांस्कृतिक तौर पर निर्मित लिंगों के मध्य एक आमूल विच्छेद रेडिकल डिस्कंटिन्यूटी का सुझाव देती हैं। इस स्थिति की विशेषता यह है कि वह मानता है कि नारी का वर्ग सोचने के पूर्व अस्तित्व में नहीं होता। लिंग कुछ ऐसी बीज है जिसका निर्माण शक्ति संबंधों के माध्यम से और आदर्शों तथा प्रतिबंधों की एक माला के माध्यम से, जो कि यह नियंत्रित करता है कि क्या पुरुष शरीर तथा स्त्री शरीर के रूप में मान्य होगा। इन्हीं आदर्शों के जरिए शरीरों की एक व्यापक श्रेणी को अदृश्य और या गैर कानूनी करार दिया जाता है। उदाहरण के लिए बिना स्पष्ट यौन विशेषताओं के साथ जन्मे शिशु अथवा हिजड़े अथवा पुरुष और नारी, जो कि उनके लिंगों के लिए निश्चित कपड़े नहीं पहनते, इन सबको या तो हाशिए मार्जिनलाइज्ड पर या अपराधी करार कर अथवा किसी न किसी रूप में मौजूदा दो यौन प्रतिमान से जुड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। अधिकांश आधुनिक भावनाओं में ऐसे माने के संबोधन के लिए कोई शब्द नहीं है जो कि दोनों यौनों में से किसी एक में फिट नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि माना कुछ पूर्वनिश्चित आदर्श में सच्चाई को ढकेलती है और कुछ संभावनाओं की प्राप्ति का वंचन करती है। एलिसन जैगर अमेरिका के बच्चों के एक अध्ययन की चर्चा करती है जिनके यौन को जन्म के समय कुछ अस्पष्टता के कारण गलत नियत किया गया। यह अस्पष्टता तब हुई जब बच्चे के वास्तविक यौन का पता अभिभावकों तथा डॉक्टरों द्वारा यौन की पुष्टि के लिए ऑपरेशन करने का फैसला किया गया। इस तरह के ऑपरेशन को सिर्फ यह स्वीकारने की कि बच्चे का यौन जन्म के समय निवत यौन से अलग था से प्रायः प्राथमिकता मिली। दूसरे शब्दों में, यौन परिवर्तन के लिए सर्जरी के हस्तक्षेप को सालों के सांस्कृतिक यौन की अपेक्षितता के उन्मूलन से आसान समझा गया। जरा सोचिए, आपका एक 3 वर्गीय पुत्र हो जिसे कि आप किसी डॉक्टर के पास किसी बीमारी के निदान के लिए ले गए और वहां आपको पता चला कि बच्चा लड़के की बजाय लड़की ज्यादा था। अब आप इस सच्चाई से समझौता करेंगे कि आपकी एक पुत्री है, सबको सूचित करेंगे और उनके कपड़ों तथा विचारों में परिवर्तन करेंगे, या आप पुत्र को पुत्र बनाए रखने के लिए ऑपरेशन का सहारा लेंगे। तथ्य तो यह है कि आप ऑपरेशन का सहारा लेंगे। तो फिर जीव विज्ञान की कल्पित अपरिवर्तनीय प्राकृतिक श्रेणी और इसके विपरीत संस्कृति के परिवर्तनीय श्रेणी का क्या हुआ? क्या ऐसा प्रतीत नहीं होता कि किसी समय संस्कृति जीव विज्ञान से अधिक ठोस होती है? स्टिब्लेयर तथा एवेलियन फॉक्स कैलर जैसी नारीवादी वैज्ञानिकों ने यह तर्क दिया है कि यौन लिंग विभेद की एक कठोर परिभाषा जीव विज्ञानीय कौन पर प्रतिबंध लगाती है। इसका अर्थ है कि यौन को शरीर रचना विज्ञानीय, हार्मोनल अथवा गुणसूत्र एनाटॉमिकल, हार्मोनल और क्रोमोसोमल के रूप में परिमाणित करने पर यह कुछ ऐसा है जिसका अध्ययन जीव विज्ञान आयुर्विज्ञान करे, जबकि लिंग का अध्ययन सामाजिक विज्ञान करे। इस प्रकार की समझ उनकी दलील है कि गलती से यह कल्पना कर लेती है कि लिंग के सांस्कृतिक आशय बदल सकते हैं, जबकि शरीर एक अपरिवर्तनीय जीव विज्ञानीय वास्तविकता है जिसके बारे में आगे किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। ये नारीवादी वैज्ञानिक यह तर्क देते हैं कि इसके विपरीत शरीर के बारे में हमारा परिप्रेक्ष्य तथा व्याख्या भावना के माध्यम से निर्धारित होते हैं और जीव विज्ञान इस भावना के प्रमुख वाता के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार के नारीवादी तर्क इस विचार को नकारते हैं कि शरीर के बारे में वैज्ञानिक तथ्य सिर्फ खोज करने के लिए अस्तित्व में होते हैं। इसके विपरीत वैज्ञानिक तथ्य समाज तथा संस्कृति गहनता से समाये होते हैं। यौन तो मानवीय व्यवहारों से निर्मित होता है। 5.4 लिंग पहचान पार्थक्य। यौन लिंग विभेद के संबंध में एक चौथा पुनर्विचार लिंग को विभिन्न पहचानों, जाति, वर्ग, नस्ल, धर्म के बीच अवस्थित करना है। इसका अर्थ होगा जीव विज्ञानीय वर्ग की नारियों में साझे हित जीवन स्थितियों या लक्ष्य आवश्यक रूप में हो। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार की समझ का उदय नारी आंदोलनों के राजनीतिक व्यवहारों से हुआ। इसका अर्थ है कि जरूरी नहीं है कि नारियों अपनी पहचान अपने लिंग से करे। वह तो काले या मुस्लिम या दलित अथवा किसान के रूप में अपनी पहचान करती हैं। इसलिए कई मामलों में नारियों को नारी आंदोलन की बजाय धर्म के आधार पर एकत्र करना आसान हो गया। भारत के मामले में समान नागरिक संहिता के संबंध में वाद विवाद इसका एक अच्छा उदाहरण है। प्रत्येक धार्मिक समुदायों के अपने व्यक्तिगत कानून हैं जो कि नारियों के विरुद्ध शादी, तलाक, विरासत, बच्चों के संरक्षण के मामलों में भेदभाव करते हैं। इसीलिए 1937 से नारी आंदोलन की मांग एक समान नागरिक संहिता की रही है, जिससे सभी महिलाओं को नागरिक के रूप में समान अधिकार मिले। लेकिन 1980 के दशक से सांप्रदायिकता के बढ़ते हुए वातावरण में तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के असुरक्षा महसूस करने पर नारी आंदोलनों के अधिकांश खंडों में धीरे धीरे यह मत बना है कि नारी की स्थिति में सुधार व्यक्तिगत कानूनों के भीतर सुधार करके करना चाहिए। समुदायों को राज्य द्वारा पारित कानूनों का पालन करने के लिए मजबूर करके यह सुधार नहीं होना चाहिए। राज्य के पास अब वह वैधिकरण नहीं रहा है जो कि स्वतंत्रता के तत्काल बाद था। उसकी सांप्रदायिक हिंसा में भूमिका संदेह में आ गई है और उसे प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तन के प्रतिनिधि के रूप में सरलता से देखा जा सकता। इस तरह से सभी नारियों को समान अधिकार देने की सरल नारीवादी मांग अब धार्मिक पहचान की राजनीति में काफी सीमा तक रूपांतरण हो गई है। फिर सभी राजनीतिक तौर पर सक्रिय महिलाएं नारीवादी के रूप में कार्य नहीं करती। वे शक्ति के हितों व संरचनाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हो सकती है जिनके विरुद्ध भास की नारीवादी राजनीति संघर्ष करना चाहती है। अतः हम नारियों को हिंदू दक्षिणपंथी राजनीति अथवा निम्न जाति विरोधी आंदोलनों जैसे मंडल कमीशन रिपोर्ट के विरुद्ध आंदोलन में गतिशील पाते हैं। दूसरे शब्दों में, इस तथ्य में नारीवादी यौन लिंग विभेद की पहचान रचना के अन्य साधनों को भी देखना होगा। यह संदर्भ पर निर्भर करेगा और एक नारीवादी होने के रूप में हमें कुछ मामलों में जातीय अथवा वर्ग पहचान को लिंग से अधिक महत्व देना पड़ सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कि हम मार्क्सवादी अथवा दलित कार्यकर्ताओं से कुछ संदर्भों में लिंग को वर्ग अथवा जाति से प्राथमिकता देने की आशा करें। 5.5 विलिंगता की स्वाभाविकता पर प्रश्न। नारीवादियों के यौन लिंग विभेद के सुझाव का एक और आशय यह है कि विलिंगता हेटेरोसेक्सुअलिटी प्राकृतिक नहीं है।
एडलन रिच ने जिस अप्रश्नीय आदर्श के साथ विलिंग विवाह होते हैं उसे अनिवार्य विलिंगता का नाम दिया है। यदि पुरुष और नारी को प्राकृतिक वर्गों के रूप में नारीवादी सिद्धांत चुनौती देता है तो उनके साथ साथ वह सभी प्रकार के संस्थागत व्यवहारों, विवाह तथा परिवार को भी चुनौती देता है जिनके माध्यम से पितृतंत्री संपत्ति तथा शक्ति संबंध पुनित होते हैं। इस तरह से यौन पहचान तथा यौन उन्मुखता समकालीन नारीवादी सिद्धांत के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। 26.6 सार्वजनिक निजी द्वंद्व विभाजन की नारीवादी आलोचना। उदारवादी सिद्धांत में सार्वजनिक तथा निजी के विभेद कानून के सत्ता की परिसीमा के प्रश्न का उत्तर देते हैं। यह माना जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र पर सरकारी नियमन हो सकते हैं जबकि निजी क्षेत्र में उसकी आवश्यकता नहीं है। यौनता तथा परिवार निजी क्षेत्र में माने जाते हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत में भी यह विभेद एक दूसरे दृष्टिकोण से केंद्र में है। एंगल्स का कहना था कि नारी दमन का प्रारंभ घरेलू कार्य के सार्वजनिक से निजी सेवा में रूपांतरण के साथ होता है। इस अर्थ में निजी दमन का क्षेत्र है और जब महिला उत्पादन के सार्वजनिक क्षेत्र में उभरेंगी केवल तभी उनकी वास्तविक विमुक्ति होगी। चूंकि एंगल्स के लिए इतिहास को संचालित करने वाली शक्ति उत्पादन के संबंध पूंजीवाद के संदर्भ पूंजी तथा श्रम के संबंध के रूप में परिमाणित हैं, इसीलिए घरेलू कार्य नहीं है। इतिहास में नारी केवल इस सीमा तक भाग लेती है जबकि वह निजी से उभरकर औद्योगिक कार्य में प्रवेश करती है। 6.1 नारीवादी आलोचना। उदार तथा मार्क्सवादी परंपराओं की दोनों परंपराओं के नारीवादियों ने इस विभेद को अवधारणा के रूप में गलत तथा राजनीतिक तौर पर दमनकारी बतलाया है। उदारवादी परंपरा में यह दलील दी जाती है कि सार्वजनिक गैर घरेलू तथा निजी घरेलू के बीच कल्पित द्वंद्व विभाजन से परिवार को न्याय तथा समानता के मूल्यों से वंचित कर दिया गया है जो कि 17वीं शताब्दी से उदारवादी दृष्टिकोण के प्रेरक रहे हैं। व्यक्ति घर का वयस्क उन्मुखिया था और राज्य अथवा चर्च के हस्तक्षेप से स्वतंत्रता के अधिकार में उनको निजी क्षेत्र, नारी, बच्चे, नौकर पर नियंत्रण का अधिकार शामिल था। इस तरह से राजनीतिक सिद्धांत से परिवार के भीतर दमन को अदृश्य कर दिया गया था। इस दृष्टिकोण को मानने के अलावा समाजवादी नारीवादी मार्क्सवादी सिद्धांत में सार्वजनिक निजी विभेद जो कि उत्पादन पर आधारित राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रतिमान के द्वारा निर्मित है और जिसे पूंजीवादी बाजार के लिए आर्थिक उत्पादन के रूप में परिमाणित किया जाता है की आलोचना करते हैं। उनकी दलील है कि यह प्रतिमान पुनरुत्पादन के निजी क्षेत्र को नकारता है जिसमें नारी की जिम्मेदारी मानवों बच्चा जनने के द्वारा तथा श्रम शक्ति घरेलू कार्य के द्वारा के पुनरुत्पादन की होती है। पारंपरिक मार्क्सवादियों के लिए यह कार्य गैर आर्थिक अथवा अधिरचना के क्षेत्र का है और उन्होंने इसे कार्य के रूप में परिमाणित ही नहीं किया। समाजवादी नारीवादी इसीलिए सार्वजनिक निजी विभेद की आलोचना यह दिखाते हुए करते हैं कि निजी समाने जाने वाली यौनता, पुनर्जनता क्या घरेलू कार्य वास्तव में उत्पादन के सार्वजनिक क्षेत्र को सहारा देते हैं। उनका कहना कि घरेलू कार्य एक विक्रय वस्तु है, यह अवैतनिकम है जो कि श्रम शक्ति का पुनरुत्पादन करता है। ऐसा दो अर्थों में होता है। क पुरुष श्रमिक के घर आने के बाद नारी द्वारा किए गए घरेलू कार्य ही यह सुनिश्चित करते हैं कि वह अगले दिन कार्य पर जाए और ख बच्चे वहन करने से वास्तविक लोगों का पुनरुत्पादन होता है जो कि कारखानों आदि में काम करेंगे। लेकिन इस घरेलू कार्य के लिए कोई वेतन नहीं दिया जाता और निजी क्षेत्र के इस अवैतनिक श्रम पर सार्वजनिक क्षेत्र का पूंजीवादी उत्पादन आधारित होता है और उसे सुनिश्चित करता है। अतः सभी नारीवादी यह स्वीकारते हैं कि सार्वजनिक व निजी कोई पृथक क्षेत्र नहीं है और इनको अलग अलग मानना महिलाओं के हित में नहीं है। 6.2 नारीवादियों में एकमतीयता का अभाव। लेकिन इस तथ्य के परिणामों के संबंध में नारीवादी एकमत नहीं है। नारीवाद को एक प्रकार जो कि अमेरिकी नारीवाद की विषयगतता है उनके परिप्रेक्ष्य से यह दलील देना संभव है कि पुनर्जनन अधिकारी से यौन उत्पीड़न से क्षण तक जैसे नारीवादियों के महत्वपूर्ण दावों का प्रभावशाली आधार गोपनीयता है। वास्तव में गोपनीयता के व्यक्तिगत अधिकार का प्रयोग अमेरिका में पितृतंत्री परिवार के विरुद्ध नारियों को कुछ अधिकार देने में हुआ है। उदाहरण को लिए 1972 में से बनाम वेड के मामले में गर्भपात पर निर्णय व्यक्तिगत महिला की गोपनीयता के अधिकार पर आधारित है। इसी तरह से 1965 के निर्णय में कहा गया कि शादीशुदा जोड़ों का विरोध प्रयोग करने का अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स से भी पुराने गोपनीयता के अधिकार का एक अंग है। निजी सार्वजनिक के द्वंद्व विभाजन को चुनौती देते हुए नारीवादी नारियों के लिए अधिकारों को प्राप्त करने का एक आधार गोपनीयता को बताते हैं और इसको समर्थन में वे तर्क देते हैं कि गोपनीयता के गुण महिलाओं को इसलिए प्राप्त नहीं है क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में उनके पास व्यक्ति के रूप में रुतबा नहीं है। इस दृष्टिकोण के अनुसार नारीवादी व्यवहार का कार्य लिंग के संस्थाओं तथा व्यवहारों का रूपांतरण करना है जिससे सरकारी व कानूनी अनुचित हस्तक्षेप से मुक्ति मिले और गोपनीयता का एक सच्चा क्षेत्र पुरुष तथा नारी दोनों को उपलब्ध हो। लेकिन भारतीय नारीवादियों ने इस स्थिति को स्वीकार नहीं किया है। इससे अधिक सामान्य तो एक सवर्था विपरीत मत है और वह है आमूल नारीवाद का नारा व्यक्तिगत राजनीतिक है जिससे नारी के विरुद्ध घरेलू हिंसा, शिशु दुर्व्यवहार, चाइल्ड अब्यूज तथा बलात्कार जैसे विनय सार्वजनिक क्षेत्र में आ गए हैं। इन मुद्दों पर नारीवादी दबाव का अर्थ यह मानना है कि परिवार के भीतर के निजी क्षेत्र में महिलाओं के विरुद्ध विभिन्न प्रकार की हिंसा तथा यौनता सैद्धांतिक रूप से उसी प्रकार की कार्यवाही के योग्य है जैसा कि सार्वजनिक क्षेत्र में हिंसा के साथ होती है। विचारों की इस श्रृंखला का विवेकशील विस्तार यह है कि गोपनीयता तथा परिवार न्यायिक शून्यता अथवा न्यायिक कमजोरी के क्षेत्र उस सीमा तक है जिस सीमा तक वे गोपनीयता व परिवार कानून के दायरे से बाहर हैं। इस तरह से यौनता व परिवार से उठने वाले मुद्दे कानूनी महत्वता प्राप्त कर लेते हैं। वैसे तो इस स्थिति को प्रतिपादक यह मानते हैं कि राज्य पितृतुल्य तथा पूर्ण है, फिर भी उन्हें यह विश्वास है कि नारी के दृष्टिकोण से यदि नारीवादी कानून बनाए तो वह नारियों के हित में होगा। वे इसीलिए गोपनीयता के अधिकार का विरोध करते हैं क्योंकि यह तो शक्ति की मौजूदा संरचनाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र में संसाधनों तक पहुंच को सुरक्षित रखने का उसे गोपनीयता के अधिकार एक साधन मानते हैं। उदाहरण के लिए यह तर्क दिया जाता है कि गर्भपात के गोपनीयता के अधिकार के रूप में स्वीकृति से राज्य ने यह सुनिश्चित किया है कि जो नियंत्रण इस कानून से नारी ने प्राप्त किया है वह परिवार के अंदर पुरुषोक्ति और पिता के हाथ से बला जाए। फिर यदि गर्भपात को गोपनीयता के अधिकार के रूप में निर्मित किया जाए तो राज्य की गर्भपात के लिए सार्वजनिक धन उपलब्ध कराने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
इस तरह से सार्वजनिक निजी द्वंद्व विभाजन की नारीवादी पुनर्धारणा और एक दमनकारी संस्था के रूप में परिवार की आलोचना वाद विवाद के नए क्षेत्रों को खोल देती है।